हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ बनाई गई है वो है संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड टीएमसी नेता 55 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 जनवरी को ईडी टीम पर हमले की घटना के बाद से फरार था ये शाहजहां शेख और तृणमूल नेता पर महिलाओं के यौन शोषण और लोगों की जमीन कब्जाने के भी आरोप इस पर लगे हुए हैं। बंगाल के संदेश खाली में गत 5 जनवरी को जब ईडी ने वहां पर छापेमारी की थी तो वहां पर ईडी टीम पर हमला कर दिया गया था और इसका मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को 55 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे मिनाखा इलाके से गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को राज्य पुलिस के एडीजी सुप्रतीम सरकार ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। तृणमूल नेता पर महिलाओं के यौन शोषण और लोगों की जमीन कब्जा करने के भी आरोप लगे हुए हैं। इसके खिलाफ कुछ दिनों से क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे और पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहजहां के खिलाफ हत्या का प्रयास, हिंसा, अशांति फैलाने समेत 34 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उधर मंत्री ब्रात्सा वसु ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उसे सभी पदों से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राशन घोटाले में शाहजहां के करीबी आमिर गाजी को कल रात उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य घोषित, सुक्खू को अभयदान। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक संकट चल रहा था उसके बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। राज्य के इतिहास में पहली बार विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में देर शाम अधिसूचना जारी कर इनकी सीटों को रिक्त घोषित कर दिया। अयोग्य ठहराए गए विधायक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। भाजपा भी इस मामले में हाईकोर्ट जा सकती है। उधर केंद्रीय पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप से गुरुवार को प्रदेश में सरकार के नेतृत्व का संकट टल गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को अभयदान मिल गया है। वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। 68 सदस्यीय विधानसभा में 62 सदस्य रह गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 32 का चाहिए जो कांग्रेस के पास है। सरकार व संगठन के बीच मुद्दे सुलझाने के लिए 6 सदस्यीय समन्वय समिति बनेगी। इससे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ 3 सदस्य और होंगे। पार्टी हाईकमान समिति का गठन और करके औपचारिक घोषणा करेगी। सुक्खू ने जो गलती मानी और कहा कि राज्यसभा चुनाव में रणनीति बनाने में समय सरकार व संगठन से चूक हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है 6 तिमाहियों में सबसे तेज 8.4% विकास दर। देखिए, चुनावी साल में सरकार अर्थव्यवस्था की बेहद सुनहरी तस्वीर लेकर मतदाताओं के बीच जाने वाली है। एक तरफ जहां ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सारी उम्मीदों को पार कर रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की आर्थिक विकास दर 8.4% रही है। पिछली 6 तिमाहियों यानी कि 18 महीने में यह सबसे तेज विकास दर है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस व माइनिंग यानी कि खनन क्षेत्र में इस तिमाही में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया गया है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में महज 0.7% की विकास दर का समग्र विकास दर पर कोई असर नहीं हुआ है। गुरुवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की तरफ से वर्ष 2023-24 में विकास दर के 7.6% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो न सिर्फ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एडीपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान से ज़्यादा है, बल्कि आरबीआई के अनुमान यानी कि 7.3% से भी ज़्यादा है। वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रही थी। तीसरी तिमाही की वृद्धि दर व पूरे वित्त वर्ष की वृद्धि दर के अनुमान से संकेत मिलता है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त वर्ष 24-25 में सरकार की पूंजीगत खर्च योजना और रक्षा व मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश की ताज़ा घोषणाएं संभवतः देश की बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग व निवेश आधारित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साइकिलिंग कर रहे इंटेल इंडिया के पूर्व प्रमुख को कैब ने कुचला।
मुंबई में साइकिलिंग पर निकले इंटेल इंडिया के पूर्व कंट्री हेड अवतार सैनी को तेज रफ्तार कैब ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल सैनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर का डिज़ाइन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में आरोपित टैक्सी चालक 23 वर्षीय ऋषिकेश खाड़े को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी टैक्सी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह दुर्घटना बुधवार करीब सुबह 5:30 बजे या 5:50 पर हुई है, जब सैनी यानी कि 68 वर्ष के जो सैनी थे अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर साथियों के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि कैब ने सैनी की साइकिल को पीछे से टक्कर मारी और वो फिर भाग गया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम भेदभावपूर्ण नहीं। सरकारी नौकरियों के लिए राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। राजस्थान विधान सेवा नियम 2001 ऐसे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां पाने से रोकता है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने भूतपूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की अपील खारिज कर दी। जिन्होंने 2017 में सेना से सेवानिवृत्त के बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था। पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का नियम 24(4) गैर भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह नियम कहता है कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त के लिए योग्य नहीं होगा जिनके 1 जून 2002 को या उसके बाद 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था। रामजी लाल की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 1 जून 2002 के बाद उसके 2 से अधिक बच्चे थे। इसके बाद रामजी लाल ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने उनकी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जिस नियम के तहत उसे अयोग्य करार दिया गया है वह नीति के दायरे में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एलजी के जरिए अफसरों को धमकाकर बंद कराई गई बस मार्शल स्कीम, सीएम। बसों में यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा में तैनात मार्शलों को नौकरी से हटाए जाने के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और एलजी पर तीखा हमला बोला है। बस मार्शल योजना को फिर से बहाल किए जाने को लेकर विधानसभा के बजट सत्र में पेश संकल्प पत्र पर सीएम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में तैनात मार्शल आज भाजपा की घटिया राजनीति के चलते सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा के कहने पर एलजी ने अफसरों को धमकाया और स्कीम बंद कराई है। उन्होंने कहा कि एलजी का कहना है कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पर 280 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे तो राजनिवास के चारों तरफ कैमरे लगे हैं तो उनकी सुरक्षा हटा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले दिल्ली वालों को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं कोई आंच नहीं आने दूंगा। सीएम ने कहा कि मैं अगस्त सितंबर 2023 में इसके कागजात देखे। परिवहन, राजस्व और वित्त मंत्री ने इस संबंध में अफसरों के साथ बैठक की और लिखित में आदेश दिया कि बस मार्शल योजना बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन एलजी से सारे अधिकारी डरते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 6 महीने बाद स्वतः समाप्त नहीं होगा स्थगन आदेश। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी मामले में निचली अदालत या हाई कोर्ट से जारी स्थगन आदेश 6 महीने में स्वतः समाप्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व के एशियन रेफरेंसिंग मामले में 2018 में दिए गए फैसले को पलटते हुए यह नई व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में 2018 का 3 न्यायाधीशों का आदेश रद्द करते हुए कहा कि सभी तरह के दीवानी और फौजदारी मामलों में दिए गए स्थगन आदेश को 6 महीने तक सीमित रखने
एवं 6 महीने के बाद स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो जाने का एक सामान्य यानी कि जेनरिक आदेश नहीं दिया जा सकता है। बेहतर हो कि ऐसा करना संबंधित अदालत पर छोड़ा जाए, जो केस की प्राथमिकताओं को देखते हुए निर्णय ले। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस ASO का, जस्टिस JB पार्नीवाला, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 2018 के एशियन रेफरेंसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बनाम CBI फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनाया है। मॉरिशस में भारत ने बनाई हवाई पट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मॉरिशस एक प्राकृतिक साझेदार हैं। इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, संपन्नता व स्थिरता के लिए हम हर काम करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ हुई 5 बैठकों को दोनों देशों के बीच बढ़ते समझबूझ के तौर पर चिन्हित किया है। भारत सरकार की तरफ से मॉरिशस के एंगलेगा में निर्मित हवाई पट्टी, जेट्टी और सामुदायिक विकास की 6 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करने के बाद मोदी ने ये बातें बोली हैं। कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने हिंद महासागर में पांव पसारने की जो शुरुआत की थी वह अब ज़्यादा स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगी है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उक्त दोनों परियोजनाओं का कोई सैन्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके जरिए हिंद महासागर में शत्रु देशों की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने केरल लोकायुक्त विधेयक को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल विधानसभा द्वारा पारित केरल लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से संबंधित 3 विधेयकों को अपनी स्वीकृति अभी नहीं दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रपति को ये विधेयक उनकी स्वीकृति के लिए भेजे थे। राजभवन ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ने केरल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2022 पर अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है। बयान के अनुसार इसके अलावा विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2021 को भी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए 7 विधेयकों में से केवल एक विधेयक केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिली है। केरल विधानसभा ने 30 अगस्त 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था की सिफारिशों और रिपोर्टों को लेकर कार्यपालिका को अपीलीय प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। खान ने पिछले साल नवंबर में विवादास्पद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और केरल लोकायुक्त विधेयक सहित 7 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ASI को सौंपे 101 बहुमूल्य पुरावशेष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 101 बेशकीमती पुरावशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा है। इसमें मध्यकालीन भगवान विष्णु भी शामिल हैं और इसमें से कुछ को गोवा स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय धरोहर में दिखाया जाएगा। इन बहुमूल्य पुरावशेषों को सीमा शुल्क विभाग द्वारा तस्करों से जब्त किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, भोपाल, भुवनेश्वर समेत 7 स्थानों पर आयोजित समारोह की वर्चुअल अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने पुरावशेष के प्रहरी नामक विवरणिका भी जारी की है। इसमें समारोह के हिस्सा बने चुनिंदा पुरावशेषों को दर्शाया गया था। समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुराई गई विभिन्न कलाकृतियों व पुरावशेषों को विभिन्न देशों से भारत वापस लाया जाए। इसके लिए द्विपक्षीय बातचीत होती रहती है। हाल के दिनों में ही कई कलाकृतियों व पुरावशेषों को वापस लाया गया है। रूसी सेना में कार्यरत 20 भारतीयों को लाने के प्रयास जारी। विदेश मंत्रालय भारत ने गुरुवार को कहा कि रूसी सेना में सहायक कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे 20 भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द कार्यमुक्त कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मानना है कि वहाँ 20 लोग हैं जो रूसी सेना में सहायक हैं या सहायक कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। हम उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें कार्यमुक्त कराने एवं उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मॉस्को में भारतीय दूतावास से संपर्क किया था। वे विभिन्न स्थानों पर हैं और भारतीय दूतावास उनसे संपर्क बनाए हुए है।
जायसवाल ने बताया कि इन भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह रूसी अधिकारियों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से कहा है कि वे युद्ध क्षेत्र में ना जाएं या ऐसी स्थिति में ना फंसें जो मुश्किल हो। कर्नाटक सरकार ने स्वीकार की विवादित जाति जनगणना रिपोर्ट। कर्नाटक के प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा व लिंगायतों की आपत्तियों के बावजूद सिद्धरमैया सरकार ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सर्वे रिपोर्ट यानी कि जाति जनगणना को स्वीकार कर लिया है। कुछ माह पहले बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण जारी किए जाने के बाद से ही सरकार पर दबाव था। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और चर्चा का निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार का यह कदम राज्य में नया विवाद खड़ा कर सकता है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस में भी मतभेद दिख रहे हैं। पीएम श्री स्कूल योजना पर 5 राज्यों की आनाकानी। केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूलों के लिए 5 राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ अब तक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर चिंता जताई है। सूत्रों का कहना है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत इसके लिए धन लेने के बावजूद दिल्ली समेत 5 राज्यों ने पीएम श्री स्कूल योजना पर अपनी सहमति नहीं जताई है, जबकि पंजाब सरकार ने सहमति पत्र पर दस्तखत तो कर दिए हैं, फिर भी इस योजना को लागू नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के साथ अब तक ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली ने सहमति पत्र पर दस्तखत नहीं किए हैं, जबकि 30 अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने दस्तखत कर दिए हैं। केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना के तहत धनराशि लेने के बावजूद विपक्षी दलों शासित 5 राज्यों ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली ने पीएम श्री स्कूलों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो कि परेशानी में डालने वाला पैटर्न है। यह साफ तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इस योजना का राजनीतिकरण करना है, जहां वह समग्र शिक्षा योजना के तहत धन तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसके दायरे में आने वाले प्रधानमंत्री श्री स्कूल का स्तर बढ़ाने को मंजूरी नहीं देते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि पक्ष विपक्ष की चुनावी चुनौती। मोदी हटाओ के लक्ष्य जो साधना हेतु जो इंडिया का गठन हुआ था, विपक्षी दलों का जो एकजुटता का गठन था, हर राज्य में एनडीए से सीधा मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, यानी कि इंडिया में बिखराव दिख रहा है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है लेखक सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर ए.के. वर्मा द्वारा। इसमें चुनावों में राजनीतिक दलों की जीत और हार को लेकर हमेशा कौतूहल बना रहता है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम सुनिश्चित है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की जीत को लेकर आश्वस्त हैं? क्या इंडिया की पराजय तय है? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सुनिश्चित विजय की हवा से भाजपा कार्यकर्ता एवं उसके समर्थक मतदाता इस कारण उदासीन हो सकते हैं कि मोदी तो जीत ही रहे हैं और उनके वोट से क्या फर्क पड़ेगा। वहीं विपक्षी दल अति सक्रियता दिखाकर अपनी पार्टी को जीत के मुहाने तक ले जा सकते हैं, लेकिन क्या मोदी और भाजपा इस सबसे अनभिज्ञ है? आखिर क्या है सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन की रणनीतियां, चुनौतियां, मुद्दे और हार जीत की संभावनाएं? गत वर्ष 2018 जुलाई को इंडिया का गठन हुआ था। इस गठन के साथ ही विपक्षी खेमे में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा लगा कि मोदी सरकार को चुनाव में सशक्त विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिना साझा विचारधारा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संगठनात्मक व्यवस्था, स्पष्ट नेतृत्व और सीट बंटवारे के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। 7 महीने बाद गठबंधन में बिखराव और खिंचाव दिख रहा है। उसके आसपास मोदी हटाओ जैसे एकमात्र नकारात्मक मुद्दे हैं। इंडिया की अभी तक कोई रणनीति उभर कर सामने नहीं आई है। मोदी विरोधी और मोदी हटाओ के लक्ष्य संधान हेतु ऐसी रणनीति की मांग है कि प्रत्येक राज्य में राजद यानी एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि ये देखा जाए तो एक तरीके से पॉलिटिकल ही आर्टिकल है। तो
इसमें हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। भाजपा की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जब से यह संदेश गया है कि जनता मोदी के नाम पर वोट देती है, तब से भाजपा के सांसदों और विधायकों की स्थानीय सक्रियता और जनसंपर्क में कमी आई है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां तीसरे इंजन अर्थात नगर पालिकाओं और पंचायतों का काम असंतोषजनक है, तो सीधे मोदी प्रभाव को निस्तेज कर रहे हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर तो भ्रष्टाचार न्यूनतम है, लेकिन कुछ राज्यों में भाजपा सरकारें इस पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। यह सब मोदी के बाद की भाजपाई रणनीति के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि हाल फिलहाल में चुनावी परिदृश्य में भाजपा नीत राजद विपक्षी इंडिया से काफ़ी आगे है। चलिए, दूसरा आर्टिकल भी पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि जीडीपी की तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस और खनन क्षेत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की विकास दर हासिल करने में मैन्युफैक्चरिंग, खनन और कंस्ट्रक्शन उद्योग ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने लगातार दूसरी तिमाही में भी दोहरे अंक में यानी कि 11.6% वृद्धि दर्ज हासिल की है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि निवेश बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने का मतलब है कि देश में संपत्ति का निर्माण हो रहा है और लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के इन आंकड़ों को अधिकांश विशेषज्ञों ने उम्मीद से बेहतर बताया है। साथ ही विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन की विकास दर और जीडीपी की विकास दर में बढ़ते अंतर को लेकर भी आश्चर्य जताते हुए कहा कि इसे लंबे समय तक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। 1.26 लाख करोड़ की लागत से बनेंगे 3 नए सेमीकंडक्टर संयंत्र। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गुरुवार को 2 सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में और 1 असम में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 1.26 लाख करोड़ की लागत से बनने वाले इन तीनों संयंत्रों से हर वर्ष कुल 2602 करोड़ चिप बनेंगी। इससे न सिर्फ घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी से व किफ़ायती कीमत पर चिप की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत के प्रवेश का रास्ता खुलेगा। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव मंजूर किए हैं उनमें टाटा समूह व ताइवान कंपनी पावर चिप द्वारा घोलेरा यानी गुजरात में लगाए जाने वाला प्लांट भी है। इसकी निर्माण क्षमता 300 करोड़ चिप की होगी और इस संयंत्र की स्थापना पर कुल 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दूसरा संयंत्र असम के मोरीगांव में लगाया जाएगा। इसे टाटा समूह की कंपनी टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ मिलकर लगाएगी। हालांकि इस कंपनी का नाम नहीं बताया गया है। इस पर कुल 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंटरनेशनल पेज पर युद्ध को स्किप करेंगे। पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि यूक्रेन में उनका असीमित दखल विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अपने उद्देश्यों को पूरा किए बगैर रूस सैन्य कार्रवाई नहीं रोकेगा। यूक्रेन में रूसी सेना ने जो जीत हासिल की है वह उसे बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। पुतिन ने यह बात आम चुनाव से पूर्व अपने राष्ट्रीय संबोधन में कही है। रूस की रणनीति में बने समीकरण में पुतिन का चुनाव जीतना और राष्ट्रपति बने रहना लगभग तय है। पुतिन ने परमाणु युद्ध की चेतावनी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के पश्चिमी देशों की सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती की संभावना से इनकार न किए जाने के बाद दी है। मैक्रोन ने यूक्रेन के युद्ध में नाटो देशों की सेनाओं की तैनाती पर इसी हफ्ते बात की है। पुतिन ने कहा कि जो भी देश यूक्रेन की सेना की तैनाती के निर्णय में भागीदार बनेंगे वे भयंकर दुष्परिणाम के जिम्मेदार होंगे और कहा कि जब यूरोप के नाटो देशों पर रूस के हमलों की योजना की चर्चा की जाती है तो इसका अर्थ होता है कि पश्चिमी देश रूसी ठिकानों पर हमले की रूपरेखा बना रहे हैं। अमेरिका में H-1B
पंजीकरण और आवेदन को लेकर नई प्रणाली लॉन्च। अमेरिका में H-1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड बैकलॉग में सुधार को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा एजेंसी ने H-1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन व आवेदन को लेकर नई प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे एक संगठन के भीतर कई लोगों के साथ साथ उनके कानूनी प्रतिनिधियों को H-1B पंजीकरण और H-1B आवेदन पर सहयोग करने और तैयार करने की अनुमति मिलेगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हाल में ही आव्रजन प्रणाली में धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कदम उठाए हैं। तो ये आज का 1 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।